पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान शुरू। संवेदनशील बूथों पर सहस्त्र पुलिस बल तैनात। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगे आरोपों के बाद एक्शन में देखे सीएम नीतीश। कई बीजेपी के नेताओं से की मुलाकात। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रों को दी सौगात। छात्रवृत्ति योजना के तहत गरीब छात्रों को विदेश भेजने की तैयारी। पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात। भारत आने का दिया न्योता। आज बाइडेन से मुलाकात करेंगे पीएम। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है और बिहार पंचायत चुनाव का पहला चरण है आज। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान जारी है। वहीं बता दें आपको कि इसको लेकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मतदान के लिए बनाए गए हैं 2119 बूथ। तो बड़ी खबर पंचायत चुनाव से, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। आज पहले चरण का मतदान है। बता दें आपको कि आज पहले चरण का मतदान है, जिसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पुख्ते किए गए हैं। शाम के 5 बजे तक मतदान होगा और 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होना है। तो पहले चरण में रोहतास जिले के दावत और संझोली प्रखंड, कैमूर के रुद्रा प्रखंड, गया जिले के बेलागंज और खिजर सराय प्रखंड, नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड, औरंगाबाद जिला का औरंगाबाद प्रखंड और जहानाबाद जिले का काको प्रखंड, अरवल जिले का सोनभद्र, बंशी सूर्यपुर प्रखंड, मुंगेर जिले का तारापुर प्रखंड, जमुई जिले का सिकंदरा प्रखंड और बांका जिले के ढोरिया प्रखंड में वोटिंग हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहतास से हमारे साथ अश्विनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे में जो संझौली की बात कर रहे हैं तो पहले चरण के मतदान को लेकर के जो है यहाँ प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि संझौली प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय जो उदयपुर के बूथ संख्या 11 है, ईवीएम में कुछ खराबी आने के कारण 7:30 बजे तक मतदान का कार्य शुरू नहीं हो सका था। ऐसे में अब सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। बात करें रोहतास की तो रोहतास के संझौली में 6 पंचायत है और दावत में जो है कुल 9 पंचायत है। तो 9 सब कुल मिलाकर 15 पंचायतों का जो है आज जो है चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। जी पूजा। अश्विनी, एक और सवाल है आपसे कि कोरोना के मद्देनजर काफी ज्यादा सख्ती निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो बिना मास्क के वहां पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल जिलाधिकारी ने एक बैठक कर लोगों को जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए हिदायत की थी, फिर भी लोग जो है कहीं ना कहीं जो है इस कोरोना गाइडलाइन का पालन करने में परहेज कर रहे थे। पूजा, अश्विनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बूथ पर अधिकारियों की तैनाती नजर आ रही है, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही बरतने से सख्त मना किया गया था। कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, लेकिन लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। क्या कोई अधिकारी वहां मौजूद है? हालांकि मैं बता दूं कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से प्रखंडों में जो है यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, आपको बता दें संझौली और दावत में तो प्रशासनिक अधिकारी को दौरा करने में कम से कम 20-25 किलोमीटर की दूरी पड़ रहा है। ऐसे में जो है कहीं कहीं अधिकारियों के इधर उधर जाने के क्रम में लोग जो इस तरीके से वाकया करते दिख रहे हैं। जी पूजा। अश्विनी, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि सुरक्षा की व्यवस्था के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम है? जी, कल ही जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए सारे पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर और जिले में जो चुनाव की प्रक्रिया होगी उसमें असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह से तत्परता बरतने के लिए, पूरी तत्पर रहने के लिए। अश्विनी, तस्वीरों में हम कुछ पुलिस वालों को भी देख रहे हैं, लेकिन लगता है उनके द्वारा किसी तरीके की डांट टपट लोगों को नहीं की जा रही है और जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने को सख्ती से हम कह सकते हैं कि निर्देश दिया गया था, उस पर प्रशासन भी काम नहीं कर रही है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतास एसपी और जिलाधिकारी के द्वारा जो सख्त निर्देश दिए गए थे, इसमें कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी जो है इस लापरवाही को देख रहे हैं और मुख दर्शक बने हुए हैं। जी कुंता। अच्छा अश्विनी, आपसे यह भी सवाल है कि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्र पर महिलाओं का उतना ही योगदान है, बुजुर्गों का उतना ही योगदान है, क्या तस्वीरें हैं? जी सुबह अगर बात कर रहे थे जिस तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो है जी तो सबसे पहले आकर के लाइन में लगी है। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे किस तरीके से महिला जो है पूरी तरह से एकदम इस पंचायत चुनाव में पूरी तरह से तत्पर दिख रही है। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नजर आ रहे हैं बिना मास्क के। हालांकि प्रशासन तो पूरी तरीके से अपनी तरफ से सख्ती की बात करती है, अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाओं को लेकर एक लगातार बातें करती है, लेकिन जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप खुद देखिए कि किस तरीके से कई लोग जो हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात कर ले तो वो भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे में जब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बातें कही गई थी कि कोरोना के बीच लोगों बिहार में पंचायत चुनाव कराने हैं, कोरोना के बीच लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पंचायत चुनाव कराने हैं, लेकिन आज जो ये तस्वीरें सामने आ रही है इसमें प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब आपको मुंगेर ले चलते हैं और मुंगेर में क्या कुछ पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति है वो दिखाते हैं। तो बिल्कुल तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पर व्यवस्था जो है वो तैयार रखी गई है और अब कुछ लोग जो हैं वहां पर धीरे धीरे पहुंच भी रहे हैं। दरअसल बायोमेट्रिक एंट्री है वो की गई है। दरअसल इस बार ये पहली बार हो रहा है कि बोगस वोटिंग जो हो रही है उसको रोकने के लिए जो बायोमेट्रिक है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक बड़ी पहल हम कह सकते हैं। हालांकि मतदान शुरू हो गया है और अब धीरे धीरे लोग आकर मतदान केंद्र पर मतदान भी कर रहे हैं। तो वहां की स्थितियों के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर इम्तियाज जुड़ गए हैं। इम्तियाज, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर मतदान को लेकर अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जहाँ तक बात करें तो जी इलाके में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है और यहाँ पर 83 भवनों में लगभग 110 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें से एक आदर्श बूथ है, एक पिंक बूथ है और इन दोनों बूथों में भी प्रशासन का अच्छा खासा इंतजाम किया गया है ताकि वोटरों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। आने जाने से लेकर के मतदान करने तक के लिए काफी जो है प्रशासनिक तैयारियां चुस्त दुरुस्त है। जी इम्तियाज, आपसे एक और सवाल है कि क्या सुबह से जो लोग वहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोरोना के मद्देनजर तमाम गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक बात कर रहे हैं तो जिस तरह से उत्साह लोगों में देखा जा रहा है मतदान को लेकर करके, उस तरह से तो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसकी जो पालन किया जाना था वो तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की है कोविड-19 को लेकर के। और कुछ और भी खबरें आ रही हैं, कुछ जगह पे मतदान जो है काफी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अभी बूथ नंबर 95 पे भी ईवीएम खराब होने की बात आ रही है, जो जहाँ पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। जी इम्तियाज, जो तस्वीरें आपने हमें भेजी है उसमें बायोमेट्रिक जो एंट्री है वो भी हमने देखी है। इस बार प्रशासन की तरफ से ये भी व्यवस्था है? जी, यहाँ तक जो चुनाव में जो है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो निष्पक्ष चुनाव करवाने का एक अच्छा पहल है, जिससे जो कि वोकस वोट लोग नहीं डाल पाएंगे। जो लोगों का कंप्लेन हुआ करता था कि वोकस वोट कुछ ज्यादा होते हैं और इसमें जो करप्शन की बात आती है, वोकस वोटिंग की बात आती है, इसमें बहुत हद तक रोक लगेगा। क्योंकि इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस मतदान केंद्र पे जितने वोटर है उनका बायोमेट्रिक होगा, उसके अलावा दूसरी जगह पे उनका मिलेगा ही। जो भी जाएंगे तो एक ही जगह पे वो वोट कास्ट कर पाएंगे, दूसरी जगह पे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो वोकस वोट पे नकेल कसने के लिए राज्य निर्वाचन की पहल बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल इम्तियाज, ये पहल काफी सराहनीय है। इम्तियाज, वहां पर जो सुबह से लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, उसमें अब ज्यादा तादाद किसकी देख रहे हैं? देखिए, अभी तो जो देखने को मिल रहा है उसमें महिलाएं सबसे
आधी आबादी जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके सामने आ रही है, वोट कास्ट कर रही है। बिल्कुल इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी भी बेहद खास होती है और महिलाएं खुद आगे बढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचती हैं। और तमाम चुनाव में, अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ले, पंचायत चुनाव की बात कर ले, तो महिलाओं की भागीदारी हमेशा हम कह ले तो अच्छी तरीके से देखने को मिलती है और उनकी तरफ से ये सराहनीय पहल हम कह सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नल जल योजना टेंडर मामले में लगे अपने ऊपर आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जो भी आरोप विपक्ष उन पर लगा रही है वो बेबुनियाद है। टेंडर प्रक्रिया में मेरे रिश्तेदार शामिल नहीं है। वहीं उन्होंने तेजस्वी के लगाए आरोप पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। चारों इकाई से दिया जा रहा है, ग्रामीणों को मिल रहा है और एक वर्ष में कोई शिकायत भी नहीं है। तो इस तरह की बातों को करना कोई उचित नहीं है और इसलिए हम लोग जो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो हमारा, एक मिनट सुन लीजिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सभी एनडीए के साथ ही लगे हुए हैं और बिहार एक विकसित बिहार के रूप में देखे, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जहां एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष हमलावर था, तो दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए की सहयोगी पार्टी हम बचाव करते हुए नजर आई है। योजना को लेकर के जिस तरीके का बयान तेजस्वी यादव जी ने दिया है, वो निस्संदेह इस बात को बता रहा है कि तेजस्वी यादव जी अभी राजनीतिक तौर पे परिपक्व नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव जी को बयान देने से पहले कम से कम अपने 15 साल के शासनकाल को सोचना चाहिए था कि किस तरीके से लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में टेंडर ओपन नहीं होकर के ऑफिशियल टेंडर हुआ करता था और कैसे बंदूक के दम पर लालू परिवार अपने परिजनों के नाम पर टेंडर करवाता था। नल जल का जो टेंडर है वो पानी के जैसे साफ है, ओपन टेंडर था, जिसको डालना था उन्होंने डाला। अब किसका चयन हुआ ये तो कंप्यूटर बता सकता है। वैसी परिस्थिति में आरोप मढ़ना कहीं से ठीक नहीं है, कहीं से इस टेंडर की प्रक्रिया में तारकिशोर जी का कोई हाथ नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं। अगर इस तरह की बातें अगर विरोधी दल की बात लोग करते हैं तो ये अफवाह है। नहीं मंत्री जी, वो कागज पत्तर लेके बैठे हुए थे, टोटल विधिवत सारी बातें उन्होंने रखी है, क्या कहेंगे? ये सही हो रहा है आपके सरकार में? उनसे विधिवत जानकारी ले लीजिए। विपक्ष के नेता कहाँ कहाँ उन लोगों ने जमीन लिखवाते हैं, बिल्डिंग लिखवाते हैं। अरे जिस गरीब बेटा से आप बात कर रहे हैं, मैं परिवारवाद और वंशवाद से निकल करके नहीं आया हूँ। इस्तीफा मांगा जा रहा है तारकिशोर प्रसाद जी जो डिप्टी सीएम है, विपक्ष मांग रहा है। आपके सहयोगी है, आरोप लगा तो कहा जा रहा है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए या फिर जवाब देना चाहिए सामने आकर। जनता चुन के भेजती है ना, जनता सरकार बनाती है। वो तो लोग महामहिम गवर्नर के यहाँ लोग लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तब किसी को, जनक चमार को माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के आदेश हो गया कि इस्तीफा लगा दो, जनक चमार इस्तीफा लगा देगा। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ई सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसका काम आधा पर रुक गया, प्रधानमंत्री सड़क पर पाए, उसका काम। रोहतास के सासाराम में मजदूर यूनियन के बैनर तले काला दिवस मनाया गया। इस दौरान सीसीआई के जिला अध्यक्ष भोला शंकर ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज ही के दिन नया लेबर कोड बनाया गया था, जिसको केंद्र सरकार ने उसे रद्द कर नया कानून बनाया है, जो कि हम सभी किसान मजदूरों के लिए काला कानून साबित हो रहा है, जिससे कि देश के तमाम किसानों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। इंकलाब जिंदाबाद। आज हम काला दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 2020 में नया लेबर कोड पास हुआ था। हम इसके खिलाफ में आज काला दिवस मना रहे हैं।
क्योंकि वो हमारे लिए काला कानून है। हमारे जितने अधिकार थे मजदूरों के, संगठित होने के, नौकरी की सुरक्षा के, हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाई खून से जीती थी, उन सब कानूनों को रद्द करके जो नया कानून आया है, जिसमें हमारा हाथ पांव बांध दिया गया है और हमको अडानी अंबानी के हवाले डाल दिया गया है, वो जैसे चाहे लूटे, हम कुछ नहीं कर सकते। बेगूसराय में ट्रक, पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के गौरा गांव के निकट NH 28 की है। फिलहाल पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को कब्जे में ले लिया, जबकि घायल का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। हुआ है हमारे ग्रामीण अर्जुन सिंह, ये अपने इलाज कराने के लिए मुजफ्फरपुर गए बाइक से। उधर से लौटने के क्रम में तेघड़ा पंप के आसपास, गौड़ा पेट्रोल पंप के सामने, गौड़ा पेट्रोल पंप के सामने में दो गाड़ी लड़ गया, एक पिकअप था और एक ट्रक था, जिसका नंबर ले लिया गया है। गोपालगंज में मामूली विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच हुए झगड़े की भयानक तस्वीर देखने को मिली। घटना थावे थाना क्षेत्र के लोहरपट्टी गांव की है, जहां दवा ना लाने को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं घटना के बाद मृतका के पिता ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है और बच्चों को लेकर अपने साथ चले गए। पत्नी की मौत पर बच्चों से अलग रहने के गम वह सह नहीं पाया और उन्होंने भी खुदकुशी कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कल थोड़ा दवा लाने के लिए मुंह से थोड़ा बहुत बात हुआ, उसके बाद में वो बोला कि कल दवा ला देंगे। इसके लिए वो घर से गया 2 बजे दिन में, तो हम लोग के साथी में था वो। उसके बाद में उसके पास खबर 5:30 बजे शाम को आया कि मतलब वो अपना फांसी लगा दी। तो घर पे आया तो उसका बच्चा उसको बोला कि मम्मी मर गई। तो बाद में ये मोबाइल बिक के लगा भागने लगा। उसके शरीर में ज़्यादा बेचैनी हो गया, तो बाद में इसको गांव के बच्चा सब लड़का सब उठा के ले गया। बाद में औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र के ददपा बिघा में एक विवाहिता के दहेज लेकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में मृतका के भाई शशिकांत ने थाने में आवेदन देकर मृतका के पति और उनके ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अचानक से आज हमको पता चला, कल शाम को अचानक से लड़के फोन करके बोल रहा है कि खत्म हो गए, फांसी लगा ली। जिनका मृत्यु हुआ है उनका क्या नाम है, आपको क्या लगते थे? वो मेरी बहन है प्रीति कुमारी। कहाँ शादी किए थे और किन से किए थे? लव कुमार मेहता से किए थे, अम्बा में ददपा बिघा। लोग के संग है, पूरा लोग मार दिया। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है सर। मुंह में कपड़ा कुचा हुआ था, हम गए जब ना तो पंखा से इसी सहारा से लटकावल था, मुंह में कपड़ा कुचल था और हम चीत फेंका गए। उसके बाद इन लोग जो है गायब कर दिए लाश को। बगहा के चौतरवा क्षेत्र में छठिया घाट के पास गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। जानकारी के मुताबिक एक साधु ने इस महिला की धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी साधु की तलाश में जुट गई है। खासी जा रही थी, आप भागत रही हो, अब काट दिलवा। कौन काटा है? मोतीलाल। मोतीलाल कहाँ घर है उसका? लक्ष्मीपुर। अच्छा, किनके लड़के हैं? चंद्रिका जादूगर। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के छोकनावा मोड़ के पास ऑटो चालक को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली चालक के पैर में लग गई। आनन फानन में घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल स्थिति चिंता से बाहर है। वो 56वां मोड़ के पास से अपराधियों ने गोली मारी। अच्छा, फिर दोनों बगल से मतलब फायरिंग चल रही थी, उसके बीच में वो लोग गाड़ी रुकवा रहे थे। हाँ, जिसके कारण उन लोग ने गोली मार के वहाँ से भाग गए। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग सदर अस्पताल में इसको ले आए हैं। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई।
झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरंग गोमिक जयपाल सिंह मुंडा परादेशीय छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सीएम सोरेन ने गरीब आदिवासी युवाओं को सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई करने की नई सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार गरीब आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं योजना के शुभारंभ के दौरान 6 छात्रों का विदेश के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए चयन भी किया गया है, जिन्हें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इन छात्रों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। में लगातार जो हमारे इस राज्य में 3 तरह के जो बोर्ड राज्य में चलते हैं, एक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से, एक सीबीएसई के माध्यम से और एक आईसीएसई बोर्ड के माध्यम से, इन सभी स्कूलों से जितने भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, उन सभी बच्चों को 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख देने का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। सरायकेला जिला अंतर्गत आरआईटी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने मौके से 62 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि सभी युवक जमशेदपुर के भालूबासा और एकाग्रो के रहने वाले हैं। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि सभी को गश्ती दल द्वारा इच्छापुर के समीप से दबोचा गया है, जहां वो ब्राउन शुगर बेचने आते थे। थाना की जो गश्ती टीम थी, पेट्रोलिंग टीम थी, भोर में करीब 3:30 बजे भोर में इच्छापुर रेलवे कॉलोनी के पास जब पेट्रोलिंग टीम पहुंची तो उस गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी को देख करके 4 लड़के भागने लगे। उनको पकड़ा गया तो उनके पास से कुल 62 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और जिसका कुल वजन 6.3 ग्राम है और हर पुड़िया का दाम लगभग 200 रुपये है। तो ये एक अच्छी कामयाबी है जिला पुलिस के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करने वाले हैं और इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को मजबूत किया और आपसी और वैश्विक हित के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक संयुक्त बयान दिया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि भारत अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है। साथ ही नई दिल्ली की उस घोषणा का स्वागत किया है जिसमें भारत ने जल्द ही कोविड-19 टीके का निर्यात फिर से शुरू करने की बात कही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।